जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है एनकोडर एंड डिकोडर्स का। तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, एनकोडर और डिकोडर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिकोडर देख लेते हैं। डिकोडर क्या होता है, किस लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसका पर्पस क्या है, क्या ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। और इसको इसका सर्किट कैसे डिजाइन करना है, किस तरह से हम डिजाइन कर पाएंगे इसके सर्किट को, ये सारी चीजें हम देखेंगे, इसमें कवर करेंगे इस चैप्टर में, इस लेक्चर में। तो डिकोडर को आज हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो डिकोडर में बेसिकली ये एक कम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है। ये क्या है, एक कम्बिनेशन सर्किट है। और इसमें n इनपुट लाइंस होती हैं और मैक्सिमम 2 पावर n आउटपुट यूनिक आउटपुट लाइंस होती हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि n इनपुट लाइंस हैं और मैक्सिमम 2 पावर n यूनिक लाइंस हैं। अब n इनपुट लाइंस का मतलब ये है कि n इज द नंबर ऑफ इनपुट लाइंस। अब नंबर ऑफ इनपुट लाइंस का क्या मतलब है कि या तो n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, यानी कि हमें इनपुट लाइंस कितनी दी होंगी। हो सकता है 2 हो जाए, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं। जितनी भी वैल्यू होगी ना n की, उतनी वैल्यू उतनी इनपुट लाइंस होंगी। यानी कि अगर 2 लाइंस हैं यानी n की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब है 2 इनपुट लाइंस हैं या 2 इनपुट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और आउटपुट लाइंस कितनी होंगी, तो 2 की पावर में लिखते हैं आप n को। तो अगर तो आपके पास 2 इनपुट लाइंस है यानी n की पावर, n की जो वैल्यू है वो 2 है, तो 2 पावर 2 इक्वल टू 4। तो यानी कि 4 जो है यूनिक आउटपुट लाइंस या यूनिक आउटपुट वेरिएबल्स होंगे इस कॉम्बिनेशन सर्किट के, जिसको हम डिकोडर कह रहे हैं, ठीक है जी। तो 2 पावर n का मतलब है कि 2 के पावर में n यानी इनपुट लाइंस की तादाद लिख देंगे हम और उसको पावर में ले लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली डिकोडर है, काम ही इस तरह से करता है कि जिसमें हम ये बताएंगे कि इसकी इनपुट्स जितनी आ रही हैं, इसकी आउटपुट जो है वो बहुत ज्यादा होगी, यानी कि 2 की पावर में होगी, ठीक है। तो ऐसे सर्किट को हम डिकोडर बोलेंगे। ये बेसिकली रिवर्स है एनकोडर का, एनकोडर इससे उल्ट होता है, ठीक है। उसमें बहुत सी इनपुट लाइंस होती हैं और आउटपुट लाइंस जो होती हैं वो थोड़ी होती हैं। इसमें बहुत इनपुट लाइंस हैं और आउटपुट लाइंस इससे ज्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली इन एडिशन टू इनपुट पिन्स, डिकोडर का, अच्छा, इनपुट पिन्स के अलावा भी एक पिन होती है जिसका नाम है एनेबल पिन। जब जो वो एक्ट करती है स्विच को अनेबल और डिसेबल करने के लिए। अनेबल एक पिन है या एक समझ लें कि स्विच है छोटा सा, जिसका जिसकी वैल्यू 1 और 0 हो सकती है। जब ये 1 होती है तो आपका जो डिकोडर है वो काम कर रहा होता है, वो अनेबल फॉर्म में होता है। और इसी को इसीलिए अनेबल पिन भी कहते हैं, क्योंकि इट इज यूज अनेबल डिकोडर सर्किट, ठीक है। और जब ये इसकी वैल्यू 0 होती है तो ये पूरे के पूरे सर्किट को डिसेबल कर देता है, यानी बंद कर देता है, ऑफ कर देता है। यानी कि कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू अगर हम देंगे भी तो वो लेगा ही नहीं, क्योंकि सर्किट ही बंद है, डिकोडर काम ही नहीं करेगा जब एनेबल की वैल्यू डिसेबल कर देंगे। एनेबल पिन की वैल्यू जो है ना वो डिसेबल कर देंगे। और ये डिसेबल कैसे होगी, हम इसमें सिंपली 0 पास कर देंगे तो वो डिसेबल हो जाएगी, और 1 पास करेंगे तो वो अनेबल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद द आउटपुट ऑफ डिकोडर आर नथिंग बट द मीन टर्म्स ऑफ n इनपुट वेरिएबल्स या लाइंस व्हिच इज बी enabled। वो कहता है कि भाई अब इसकी इनपुट्स क्या है, ठीक है। अब इसकी बेसिकली आउटपुट क्या होगी डिकोडर की, तो वो कहता है कि आउटपुट जो है वो इस चीज के अलावा कुछ नहीं कि आपकी जो मेन टर्म्स हैं इनपुट वेरिएबल की, वो निकल के सामने आएंगी, जो कि आपके लिए आउटपुट सिग्नल्स का काम देंगी, ठीक है। यानी कि आउटपुट इसकी क्या होगी, मेन टर्म्स होंगी जो कि बेस कर रही हैं आपकी इनपुट्स पर, एन इनपुट वेरिएबल्स या लाइंस पर, ठीक है। और व्हेन इट इज अनेबल, जब ये अनेबल होंगे, अनेबल नहीं है तो सर्किट नहीं चलेगा, अनेबल है तो सर्किट चलेगा। अनेबल कब है, जब एन अनेबल की वैल्यू 1 होगी, याद रखिएगा इस चीज को,
ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये उसकी एक ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे ज़रा क्लियर नहीं है, मैं आपको क्लियर भी दिखा दूंगा। तो ये डिकोडर है, डिकोडर एक मल्टी इनपुट सर्किट है और मल्टी आउटपुट लॉजिक सर्किट है, ठीक है। मल्टी इनपुट का मतलब है कि एक से ज्यादा इनपुट लेता है और एक से ज्यादा आउटपुट भी देता है, और आउटपुट कितनी देता है, 2 की पावर n में देता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी एक डिकोडर सर्किट या एक बॉक्स है आपके सामने नजर आ रहा, इसे ब्लॉक डायग्राम कहते हैं आमतौर पे, और इसमें n इनपुट्स इनपुट हो रही हैं और यहाँ से 2 पावर n आउटपुट्स बाहर निकल रही है, ठीक है। और ये जो E है ये बेसिकली एक अनेबल सिग्नल है, और अनेबल सिग्नल जो है वो 0 होगा तो डिकोडर जो है वो डिसेबल हो जाएगा, और अगर एनेबल का सिग्नल 1 होगा तो डिसेबल जो एनकोडर जो है वो सॉरी डिकोडर जो है वो एनेबल हो जाएगा, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन की जी जनाब ये है कि ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है इन एनालॉग डिकोडर। एनालॉग डिकोडर के थ्रू, यानी कि एनालॉग डिकोडर एक सर्किट है, ये क्या करता है, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब नेटवर्क्स की अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो कंप्यूटर के नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। तो जैसे आप लोग भी अभी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि आप मोबाइल के साथ कनेक्ट हुए होते हैं और या फिर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। तो जब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुए होते हैं तो जब आप कोई भी डाटा कम्युनिकेट करते हैं या ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप जो भी आप करते हैं, ठीक है, तो वो नेटवर्क के थ्रू हो रहा होता है। तो जब वो नेटवर्क के थ्रू हो रहा होता है तो वो सारे सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं 2 मीडियम्स के थ्रू, या तो एयर के थ्रू या फिर केबल के थ्रू। फॉर एग्जांपल हम केबल की एग्जांपल लेते हैं कि केबल के थ्रू वो डाटा जा रहा है, तो जब केबल के अंदर से डाटा जाता है तो वो डिजिटल फॉर्म में नहीं जाता, वो एनालॉग फॉर्म में जाता है, यानी वेव फॉर्म के फॉर्म में जा रहा होता है, वेव फॉर्म की सूरत में जाता है। तो वो एनालॉग सिग्नल है। अब इन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में 1-0 में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, जनाब हमारा डिकोडर करेगा। दिस इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ डिकोडर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन इंस्ट्रक्शंस को इनटू सीपीयू कंट्रोल सिग्नल, यानी कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो कि कुछ इंस्ट्रक्शंस को सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, सीपीयू सिग्नल्स में। आपको पता ही है जैसे कि सीपीयू जो है हमारे कंप्यूटर का दिमाग होता है, तो दिमाग से सिग्नल जनरेट होते हैं ताकि वो बाकी कंपोनेंट्स को भी कंट्रोल कर सके। कंट्रोल सिग्नल होते हैं ना बेसिकली, जो कंट्रोल करता है, और कंट्रोल सिग्नल्स भेजे जाते हैं डिफरेंट कंपोनेंट से सीपीयू की जानिब से। तो ये जो सीपीयू की जानिब से सिग्नल्स भेजे जाते हैं ये भी डिकोडर का काम होता है। उसके अलावा दे मेनली यूज इन ए डिजिटल सर्किट एंड डाटा ट्रांसफर और अदर लॉजिकल सर्किट्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम कि नेक्स्ट आगे क्या हो रहा है। हमारे पास 2 तरह के डिकोडर्स हैं, एक तो है 2 to 4 डिकोडर और एक है 3 to 8 डिकोडर। अब 2 to 4 डिकोडर का क्या मतलब है और 3 to 8 डिकोडर का क्या मतलब है, बहुत ही सिंपल मतलब और बहुत ही आसान है। 2 to 4 डिकोडर का मतलब ये है कि आपके पास 2 इनपुट्स हैं और 4 आउटपुट्स हैं। अब n की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी और 2 पावर 2 करें तो 4 आउटपुट्स हैं। तो 2 to 4 और डिकोडर का मतलब ये है कि 2 इनपुट्स हैं एंड 4 आउटपुट्स हैं। इसी तरह से 3 इनपुट्स होंगी तो 2 की पावर 3 करें तो क्या आएगा आंसर 8, तो 8 आउटपुट्स होंगी इस तरह से। इसी तरह से अगर 4 है तो 2 की पावर 4 करें तो 16 आउटपुट्स आ जाएंगी आपकी, तो वो 4 to 16 आपका डिकोडर बन जाएगा। इससे जो अगला है फिर 16 टू फिर आगे मजीद 5 4 और फिर 5 to 32 वाला भी आ जाएगा। इस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं जितना चाहें आप, ठीक है जी। तो आगे हम चलते हैं कि अब हम क्या करने जा रहे हैं भला, हम करने जा रहे हैं एक सर्किट बनाने जा रहे हैं डिकोडर, ठीक है। तो फटाफट से बगैर टाइम वेस्ट किए फौरन से इस चीज को समझते हैं कि हम सर्किट कैसे बनाएंगे। सर्किट बनाना इसका बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। तो ये वो प्रॉब्लम बेसिकली इस किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या क्या है डीएलडी में, सबसे पहले तो आपने प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझना होता है, जानना होता है, पहचानना होता है कि वो प्रॉब्लम क्या है, क्या रही है, कर क्या रही है, बताना क्या चाहती है। तो ये सारी चीजें हमने समझनी होती हैं। तो प्रॉब्लम को पहले क्लियरली अंडरस्टैंड करें व्हाट द प्रॉब्लम इज, और उसके बाद आपने चेक करना है प्रॉब्लम क्या हमारे पास, हमने डिकोडर बनाना है, ठीक है। तो डिकोडर बनाना है। अब डिकोडर बनाना है तो हमने सबसे पहले देखना है कि कितना साइज का डिकोडर होना चाहिए।
2 to 4 बनाना है, 3 to 8 बनाना है, या 4 to 16 बनाना है, या 5 to 32 बनाना है, कौन सा बनाना है? तो फॉर एग्जांपल जो भी हमने 2 to 4 अगर बनाना है, हम 2 to 4 की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो हम 2 to 4 की ही बात करेंगे। तो 2 to 4 की बात करें तो 2 इनपुट्स हैं, हमने चेक करनी है। यहाँ पे इस पॉइंट नंबर 2 पे उसने बोला हुआ है कि इनपुट और रिक्वायर्ड आउटपुट वेरिएबल्स को फाइंड आउट करो। तो वो हम फाइंड करेंगे कि 2 इनपुट्स हैं और उसकी आउटपुट्स कितनी होगी, 2 पावर n करो तो 4 हो जाएंगी। तो जब हमारे पास 4 आउटपुट्स हो गई। अब ये यहाँ पर इस जगह पे ना इस कॉलम में देखें 2 इनपुट्स हैं प्लस e। अब e का क्या मतलब है? e इज नथिंग बट ए अनेबल सिग्नल दैट इज यूज्ड टू टर्न ऑन decoder circuit and turn off the decoder circuit, ठीक है? And e has a 1 value when it is enable and e has a 0 value when it is a disable, and it will disable the circuit as well when it is also have a value of 0। तो जब e की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा कि भाई ये पूरा का पूरा सर्किट जो बंद हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा, 2 इनपुट्स हैं और e जो है वो एक अलग से इनपुट है इसके पास, जो कि इसके सर्किट का हिस्सा होगी। वो क्या करती है, वो कंट्रोल करती है ए बी को, ठीक है? और इसके बाद ये जो y0 y1 y2 y3 आप देख रहे हैं आप अपनी आंखों के सामने, ये क्या चीजें हैं? ये बेसिकली y0 y1 y2 एंड y3 सर दे आर द आउटपुट्स। जी सर आप स्लाइड्स चेंज कर रहे हैं? हाँ जी, हमें सिर्फ एक ही, मतलब जो फर्स्ट पेज आपने डिकोडर वाला ओपन किया था हमें वही शो हो रहा है। ओके मैं चेक करता हूँ। नजर आ रहा है आपको? यस सर। और एक मिनट ये चेक कीजिएगा जरा अभी। अब नजर आ रहा है? मजीद चेंज किया मैंने। यस सर अब आ रहा अच्छा जी, फौरी तौर पे बोला करें भाई। अच्छा चलें ठीक है, ओके डन। तो अब क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि हमने क्या करना था, ये बात हो रही थी कि इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स को हमने जानना था, ठीक है? तो इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स को हमने देख लिया, उसके बाद हमने आउटपुट वेरिएबल्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया और हमने आउटपुट वेरिएबल्स को y बोला, y0 y1 y2 y3, इस तरह से हमने उसको नाम दे दिए। अब उसके बाद हमने उसको नाम दे देने हैं और उसके बाद हमने एक ट्रुथ टेबल बनाना है जिसमें ये सर्किट कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, उसकी सारी बिहेवियर लिखने हैं। ट्रुथ टेबल होता है जिसमें हम अपने सर्किट का बिहेवियर लिखेंगे या बिहेवियर कैसा हो उसका, वो चीजें देखेंगे, ठीक है? तो उसके बाद हमने बुलियन फंक्शन जो है वो निकालने हैं हर आउटपुट के अगेंस्ट, ठीक है? बुलियन फंक्शन जो है वो हमने निकालने हैं हर आउटपुट के अगेंस्ट। ये के मैप के थ्रू भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा फिर जब ये आ जाएंगे हमारे पास तो हम लॉजिक डायग्राम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? तो उसके अब पूरी तौर पे आगे क्या करते हैं हम, हमारे पास ये एक क्लियर प्यारी सी हमारे पास एक डायग्राम आ गई है और इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी हुई है। लेट मैं आई रीड फॉर यू, लेट 2 to 4 decoder has 2 inputs A and B and 4 outputs Y3 Y2 Y1 and Y0। The block diagram of 2 to 4 decoder is shown in the following figure। वो कह रहा है कि भाई ये आपके पास मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, इसमें आपने आइडेंटिफाई कर लें कि कितने वेरिएबल्स हैं इनपुट और कितने वेरिएबल्स हैं आउटपुट, और ये जो ई है ये बेसिकली अनेबल स्विच है। तो ए और बी हमारे पास 2 इनपुट वेरिएबल्स हैं और 4 जो है हमारे पास वो आउटपुट वेरिएबल्स हैं। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मली इनपुट और आउटपुट। और बी ए जो बीच में ब्लॉक डायग्राम बनाई हुई है डिकोडर की, इट शोज कि ये अंदर इसके डिकोडर पड़ा होगा। डिकोडर का जो सर्किट जो हम बनाने जा रहे हैं, डिजाइन करने जा रहे हैं, वो इसके अंदर पड़ा होगा या हम रख देंगे व्हाटसोएवर इस टाइम जो भी इसकी हालत है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास आ जाता है, हमने यहाँ पे
इस डायग्राम में देखो हमने इनपुट भी फाइंड कर ली, आउटपुट भी फाइंड कर ली, उनका नाम भी दे दिया, और अगला स्टेप क्या था हमारा, ट्रुथ टेबल का। तो वो ट्रुथ टेबल हमने बनाना है, और ट्रुथ टेबल जो है वो कैसे बनेगा, देखें यहाँ पे अनेबल सिग्नल है, और इस पहली लाइन में हमारे पास अनेबल सिग्नल है, इनपुट सिग्नल्स हैं यहाँ पे ए और बी, और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट सिग्नल है, ठीक है। तो वो कहता है वन ऑफ दीज फोर आउटपुट विल बी वन फॉर ईच combination of inputs when enable is one. The truth table of 2 to 4 decoder is shown below. वो कह रहा है कि भाई इनमें से ना कोई एक सिग्नल जो है ना वो चले, यानी कि जब आपकी कोई इनपुट आती है ना तो उसकी बेस पर आपकी कोई आउटपुट सिग्नल्स हैं, तो आउटपुट सिग्नल 4 हैं आपके पास टोटल, तो 4 में से किसी एक को चलना है। डिकोडर ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। चारों में से 4 नहीं चलेंगे, चारों में से कोई एक चलेगा, ठीक है। और ये भी नहीं हो सकता कि 2 चल जाएं, 2 नहीं तो 3 चल जाएं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कोई एक सिग्नल जो है आउटपुट सिग्नल, वहां से आपकी आउटपुट आ रही होगी, बाकी सारे से आउटपुट नहीं आएगी, वो 0 होगी, ठीक है। तो चलो हम चेक कर लेते हैं ऐसा कैसे हो रहा है। अनेबल सिग्नल जो है देखो अभी यहाँ पे 0 है, तो ए और बी को अगर गौर करो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए और बी को अगर गौर करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, आपके पास यहाँ पर एक्स और एक्स है, यानी क्रॉस लगे हैं, यानी कि कोई सिग्नल जाएगा ही नहीं भाई। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो डिकोडर है वो डिसेबल हुआ है। अब जब डिसेबल हुआ है तो कोई आउटपुट भी निकल के नहीं आएगी सामने, तो वो 0 0 हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये इस तरह से हो रहा है काम। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब अनेबल सिग्नल 1 हो गया है, और ये 1 सबके लिए रहेगा, क्योंकि 1 होगा तभी तो डिकोडर काम करेगा अपना। अब यहाँ पे देखें ए और बी के सिग्नल्स उसने क्या दिए हैं, 0 0। अब जब 0 0 सिग्नल्स दे दी हैं उसने, तो अब 0 0 की बाइनरी वैल्यू बेसिकली क्या है, 0 0 0 है, तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या चीज है, 0 ही है। 0 0 की डेसिमल वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि y0 y1 y2 y3 जो है, इसमें से जो 0 नंबर है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। तो हमने बेसिकली इनपुट के जो डेसिमल नंबर्स आएंगे ना हमारे पास बाइनरी के थ्रू, हमने उनको आउटपुट के साथ जो y0 y1 y2 y3 लिखा हुआ है ना, इनके साथ मैच करते हुए हमने इसको 1 करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं दोबारा बोलता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पे इस चीज को देखें जरा, 0 और 1, कहाँ पे देखना है आपने, 0 और 1 को। तो ये 0 और 1 जो है, इससे क्या बनता है, ये बाइनरी है, किसकी बाइनरी है, ये 1 की बाइनरी है। 0 1 किसकी बाइनरी होती है, ये 1 की बाइनरी होती है। तो यहाँ से देखो तो क्या ओपन हुआ है, y1 वाला ओपन हुआ है। 1 क्यों ओपन हुआ है, क्योंकि ये 1 की बाइनरी थी, इसलिए 1 वाली लाइन जो है वो ओपन होगी। इसके बाद अब 1 0 जो है वो किसकी बाइनरी है, 2 की बाइनरी है, तो 2 वाली जो आउटपुट लाइन है वो ऑन हो गई है, y2 वाली। इसी तरह से 1 1 जो है वो ये किसकी बाइनरी है, ये 3 की बाइनरी है, और इस तरह से y3 की बाइनरी जो है वो ऑन हो गई हुई है। समझ आई बात इस चीज की, ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। यस सर। ओके डन, वेरी गुड। तो अब इसमें क्या है कि हमने मिन टर्म्स फाइंड करनी है। देखिए, फाइंड मिन टर्म्स एंड राइट देयर एक्सप्रेशन फॉर y3 y2 y1 एंड y0, ठीक है। वो कहता है कि भाई मिन टर्म्स देखें इसकी। अब मिन टर्म्स कैसे देखती हैं, देखो मिन टर्म्स क्या है, ये मिन टर्म है y1, यहाँ पे क्या 1 m1 आ रही है, यहाँ पे हमारी मिन टर्म, यहाँ पर हमारे पास m2 आ रहा है, यहाँ पे m3 आ रहा है, और यहाँ पे m4 आ रहा है, इस तरह से ना। यहाँ m0 यहाँ पे आ रहा है, m1 m2 और m3 यहाँ पे आ रहा है, बेसिकली ये हो रहा है यहाँ पे। तो अब ये देखें पूरी की पूरी लाइन में सिर्फ एक ही 1 है, और यहाँ पे y1 में की पूरी लाइन में देखें तो एक ही 1 आता है। इसी तरह से y2 की लाइन में देखें तो वो भी एक ही 1 आ रहा है, और इस तरह से करते करते आप ये देखो तो y3 की लाइन में देखो तो ये भी आपका 1 आ रहा है, ठीक है। अब जब ये सारे 1 1 आ रहे हैं एक एक करके, तो हमने क्या करना है, 2 तरीके हैं। डायरेक्टली अपनी आंखों से देखकर भी आप, यानी y0 को देखो तो ये 1 यहाँ पर है, तो ये 1 किसके लिए हुआ है, यानी a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये 1 आएगा, यानी a की वैल्यू जो है वो 1 है। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे दोनों कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, a b जो है ना, ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है।
समझाई बात। इसी तरह से a कॉम्प्लीमेंट b से हमारा y1 निकल रहा है और y2 कैसे निकल रहा है, a और b कॉम्प्लीमेंट के थ्रू निकल रहा है, और c कैसे निकल रहा है, यानी कि ये जो सॉरी आखिरी वाला जो है हमारे पास 1 1, ये a और b सिंपली यहाँ पे पड़ा हुआ है तो हमारा y3 भी निकल रहा है। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि के मैप बना लो। के मैप जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वो इसलिए, बल्कि लंबा नहीं होगा, आप के मैप के थ्रू भी ये काम कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा होगा, क्योंकि इसमें कोई ग्रुप्स नहीं बनेंगे। ग्रुप्स क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि मेन टर्म की वैल्यू हर एक के लिए हमने देखनी है। देखो y3 है, y3 के लिए के मैप बनाया तो देखो a और b टू वेरिएबल्स के मैप बनेगा आपका नॉर्मली यहाँ पे। तो टू वेरिएबल्स के मैप बनेगा तो a और b बनाया, तो अब देखो y3 की वैल्यू 1 पे 1 पे 1 थी। समझाई बात। a की वैल्यू भी 1 थी, b की वैल्यू भी 1 थी, तब जाके हमारे पास y3 में 1 आया था। तो गौर करो, यहाँ पे देखो y3 की वैल्यू a में 1 है, फिर b में भी 1 है, और तब जाके आपके पास y3 1 आया। तो अब यहाँ पे भी ऐसे करो, तो अगर गौर करो तो यहाँ पर y3 की वैल्यू क्या बन रही है जनाब, ये a b बन रही है। a b क्यों बन रही है, क्योंकि दोनों अपने वेरिएबल्स जो है वो अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं, क्योंकि a की वैल्यू नॉर्मली क्या होती है 1, b की वैल्यू क्या होती है 1। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसका मतलब ये है कि ये कहाँ पे लाई कर है, किस रो में और किस कॉलम में लाई कर है, ये 1 कॉलम में लाई कर है और सेकंड कॉलम में, और सेकंड रो में लाई कर है। तो ये 1 तो यहाँ पे आ रहा है, M3 की जगह पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 1 है और इधर b की वैल्यू क्या है 1 है, तो यानी कि ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए सिंपल यहाँ पे a और b लिख दिया है। तो जहां जहां ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होंगे वहां वहां हम कॉम्प्लीमेंटेड कर देंगे, और जहां जहां ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में नहीं होंगे वहां पे हम कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये इस तरह से भी देख के कर सकते हैं और डायरेक्टली देखकर भी कर सकते हैं। डायरेक्टली देख के कैसे करना है, डायरेक्टली यहाँ से देखो कि क्या है, y1 की वैल्यू क्या है 1 है साहब, ठीक है। तो अब 1 है तो यहाँ पे देखो a और b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू क्या है 1। तो a की वैल्यू हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में जानते हैं कि वो 0 होती है, तो ये a कॉम्प्लीमेंट और b में कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ, मतलब कि b की वैल्यू क्या है 1 है। अगर 0 होती तो ये भी कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं हम इसको, लेकिन हम इसे कॉम्प्लीमेंट नहीं कह रहे क्योंकि b की वैल्यू क्या है 1 है, तो हम a कॉम्प्लीमेंट b बोलेंगे इसको। तो आप देखें a कॉम्प्लीमेंट b वाकई में है, और ये बात किसकी कर रहे थे हम बात कर रहे थे y1 की। तो a कॉम्प्लीमेंट b की बात हो रही थी, तो ये देखिए a कॉम्प्लीमेंट b लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी इस चीज की। उसके बाद जब आपने ये सारी चीजें निकाल लेनी है, ये सारे y1 y0 y2 y3 इन सब के जो है ना लॉजिकल एक्सप्रेशन आपने निकाल लेने हैं। जब भी आप ये निकाल लेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बच्चे ये होगा, ये वाला काम, सर्किट डायग्राम बनेगी आपकी। अब सर्किट डायग्राम बनाएगी तो सर्किट डायग्राम आपको बनानी आती है बड़ी अच्छी से, मैंने आपको सिखाई हुई है। सर्किट डायग्राम क्या है कि आप ए और बी ले लें, पूरे के पूरे आपने सिंपल तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और आगे फिर ए कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हमें नॉट गेट लगाना पड़ रहा है, और नॉट गेट लगा के भी हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट बना लिया। और उसके बाद यहाँ पे देखें y0 जो है वो कहाँ पे आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट से। तो ये देखो ए कॉम्प्लीमेंट, ये गौर से देखो तो ए कॉम्प्लीमेंट से ये इसकी तार जुड़ गई, और इसको हमने एंड गेट के साथ इनपुट दे दिया। और बी को देखो तो बी जो है वो भी कॉम्प्लीमेंटेड है, सॉरी यहाँ पे इस बी को, तो ये भी बी कॉम्प्लीमेंटेड है। तो ये देखो बी कॉम्प्लीमेंटेड से हमने इसको अटैच कर दिया और साथ ही आ गया। और ये बीच में जो लाइन डार्क सी देख रहे हो ये अनेबल की लाइन है, कि भाई ये सर्किट अनेबल है। अगर यहाँ पे 1 हो वैल्यू तो ये चलता रहेगा, और अगर 0 होगी तो ये कोई भी सिग्नल आगे नहीं जा पाएगा इसको, ये सर्किट जो है वो हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। सेम इसी तरह से y1 की वैल्यू देखें तो y1 की वैल्यू में a कॉम्प्लीमेंट b आता है, तो a कॉम्प्लीमेंट यहाँ से लिया और b सिंपल लिया और इसको y1 बना दिया। इस तरह से y2 भी है और y3 भी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये आपका 2 to 4 वाला लेक्चर था, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। ये 2 to 4 वाला डिकोडर की बात हो रही है। इसके बाद हम 3 to 8 वाले डिकोडर की बात करेंगे, वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, सिर्फ लेंथ में ज्यादा है और कुछ नहीं है इसमें।
तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप।